दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल फोकस मोटिवेशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी मोटिवेशनल इंस्पायरेशन बुक की स्टोरी को शेयर करूंगा जिसे सुनकर आप भी आज और अभी से लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। दोस्त हम जिस बुक्स की बात कर रहे हैं इस बुक का नेम है रिच डैड पुअर डैड और इसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों इस बुक का ये पहला अध्याय होगा, इसके बाद आपको लगातार इसी माध्यम में वीडियो मिलेगा और आपको सभी पूरी स्टोरी को अपडेट किया जाएगा। मैं आपको आज इस अध्याय 1 के बारे में बताता हूं, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस बुक की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्त अगर शुरू करते हैं तो उसके पहले यहां पर बताना चाहेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार ये पूरी बातें क्लियर की गई हैं। दोस्त ये कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, वो पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से कम समय में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहे और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नाम बनाए। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़ गए। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाहें एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास एक ही डैडी होते, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी कहते हैं, अगर मेरे पास एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने की बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे। दोनों ही दौलत और तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर हम एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरी डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों डैडी की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा, इसका क्या परिणाम होगा। मैं सारा दिन यही सोचता था। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता। उन्होंने ऐसा बातें कहा, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने ये बातें कही। फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातें मैं सोचता इस तरह, काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, या मैं यह कह सकता, सीधे उन्हें ठुकरा सकता, बुढ़े को कुछ नहीं आता, यह कहकर उन्हें ठुकरा सकता था। चूंकि दोनों ही मेरे लिए प्यारे थे, इसलिए खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जाते हैं और जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूब जाता है। हम में से ज्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है
वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसको सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक, व्यावसायिक और यहां पर निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वो जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो कर्ज लदा हुआ है वो काफी हद तक उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। मजे की बात यह है वो धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी कहते हैं, मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूं, तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वो अपने परिवार या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मीडिएकर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई लोग या कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैं यह भी जान गया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वो जोर देकर कहा करते थे, मुझे इसके बजाय क्या कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक डैडी कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता या मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका चीज पर दिल आ जाए, जिस चीज पर दिल आ जाए उस चीज को आप खरीद लें। वो लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत कराता हूं। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस्य की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वह अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते गए और जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है और दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं। शरीर के सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फासला था। एक डैडी का सोच था कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, और जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। मेरे एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी सीख यह थी
मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बड़ी बात है। एक डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो कि ताकि तुम्हें किसी अच्छी नौकरी में, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और एक डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने फिर कहा, एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस की बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, और दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए हमेशा मना करते थे। एक का मानना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और दूसरा का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरे सबसे आखिर में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ख्याल रखना चाहिए और जबकि जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वो हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभों, बीमारी की छुट्टी, छुट्टी के दिन, बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वो अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे। 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वो मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय या फिर टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो अक्सर यह कहा करते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए उसके बदले मुझे यह लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वो सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वह यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर, आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि एक अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरी दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा। मैंने यह पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं अब कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वो इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी होती है। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर इस मोटिवेशनल बुक्स को आपको बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक्स को बाई खरीद सकते हैं और इस मोटिवेशनल इंस्पायरेशन को बुक को पढ़कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखेगा अगर आपने वीडियो यहां तक देखा। धन्यवाद।